कमोडोर साहब, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की वजह वो ऑल मिनरल्स हैं जो आपकी ज़मीन के नीचे हैं। और जिस तरह ये यानी एक बड़ा आपने नावल पर्सपेक्टिव और दुरुस्त दिया है, आपने सही यू हैव हिट द नेल। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान की समत आता हूँ। ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड है और अभी तक एक ख्याल या तासुर है कि शायद जो प्राइस है वो अमेरिका पे ना कर सके। लेकिन फिर आपने ही मुझे फरमाया था कि वो इस तरीके से कुछ ना कुछ फेज सेविंग के साथ जाएगा। डू यू स्टिल सी सम खतरा देख रहे हैं, डेंजर देख रहे हैं कि इट मे एस्केलेट और कैन डिस्टेबलाइज द रीजन और मे बी द वर्ल्ड? ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल देखें, जिस बिल्डअप आप देखें, चलो बिल्डअप हम एक ये कह सकते हैं, एक टैक्टिक्स से प्रेशराइज इन ईरान की वो बात माने जो वो कह रहे हैं। सो एक दैट इज एक इम्पैक्ट है। लेकिन आप देखें, बिल्डअप देखें, जो आप चले यूएसएस अब्राहम लिंकन चला गया, फिर एक एडिशनली देखें उन्हें एक 5 एक्सपेडिशनरी जो विंग्स हैं वो क्रिएट किए, ऑलमोस्ट एयरफोर्स के वहां पर बेसिस क्रिएट कर दिए हैं, वो हैं। फिफ्थ फ्लीट वहां पे तैयार है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें कि ब्रैड कूपर जो था वो वहां पे जाके विजिट करके कोऑर्डिनेशन की हैं। चैनल 14 है इसराइल का, उन्होंने कहा कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दैट हैज बीन इन प्लेस, उन्होंने कहा अमेरिका ने पर्शियन गल्फ मिडिल ईस्ट में रख दिया है। और फिर देखिए फोर्ट ब्लिस से बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों की फ्रिक्वेंट मूवमेंट देखी गई टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। फोर्ट ब्लिस क्यों मशहूर है? बिकॉज ऑफ पेट्रियट मिसाइल। सो ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो रही है। पेट्रियट क्यों यूज करेंगे? जब ईरान की तरफ से मिसाइल आएंगे तो आपने उसको काउंटर करना है। फिर इसके अलावा एक MC-30 और C-17 जो हरकुलिस जहाज है, इनकी बहुत स्ट्रेंथ देखी गई है। तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने लैंड किया है। और तुर्कमेनिस्तान में फिर इंपॉर्टेंट ये भी है कि MC-130 एयरक्राफ्ट है, ये एयरबोर्न ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं कि आपने पैराट्रूपर्स ड्रॉप करने हैं कहीं पे, तो ये तुर्कमेनिस्तान में लैंड कर चुके हैं। दैट्स मीन 300 किलोमीटर से तुर्कमेनिस्तान से ईरान, तो वो भी वहां पे एक डेवलपमेंट है। तो दैट्स वाई देखें जिस तरीके से फिर उन्होंने कहा अपने नेशनल को कहा वहां से निकल जाएं। सो ट्रम्प ने एक बॉटम पॉलिसी अपनी रखी है, भाई जीरो इन्वेस्टमेंट करें, आप लिमिट करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज, और इसके अलावा उन्होंने कहा प्रॉक्सीज को नहीं करेंगे। अब ट्रम्प के लिए भी मसला है। देखें कि एक मॉरल अभी अगर वो कह सकता है, अगर वो अभी लोग इस बात पे भी डिस्कशन है, अगर 3% पे अगर ईरानी दे आर रेडी कि हम इन्वेस्टमेंट 3% करते हैं, 3% तो 2015 के एग्रीमेंट में भी थी, तो वो कहते हैं, फिर ट्रम्प कैसे जाके अमेरिका में कह सकता है कि इट इज ए विक्ट्री फॉर मी? तो उसके लिए भी नहीं है। सो अब जो नेतन्याहू जा रहा सर है, यही वो तो पॉइंट जो है वो चिश्ती साहब की ले जाऊंगा तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि एक जानिब जो है वो हो रहे हैं मुज़ाकरात, एक मुज़ाकरात का जो राउंड है वो मुकम्मल हो गया है, दूसरे राउंड की जानिब जा रहा है ईरान और अमेरिका। लेकिन जो इजराइल है, नेतन्याहू है, वो शायद जंग चाहता है, क्योंकि उसने भी 6 मुतालबात सामने रख दिए हैं और वो वहां पर अमेरिका का दौरा भी कर रहे हैं। और वहां जाके जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो ट्रंप को उकसा रहे हैं कि वो हमला करें इस ईरान पर, और जोरदार हमला करें ताकि इजराइल को जो खतरा है वो कम हो सके या खत्म हो सके। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं सर कि वो जो समंदर है वहां पर एक आंख मिचौली चल रही है। इंडिया ने उनके टैंकर्स, ईरान के टैंकर्स कब्जे में ले लिए, और यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भी कुछ टैंकर्स जो हैं कब्जे में ले लिए। ऐसा लगता है जैसे एक बहरी नाकाबंदी हो चुकी है वहां पे, और इतना बड़ा असला इर्द गिर्द ईरान को जो है वो बिल्कुल कॉर्डन कर लिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि जंग लाजम है, या जो नेतन्याहू हैं उसकी बात नहीं मानेंगे ट्रंप? देखिए मियां साहब, मैं वैसे ऑन द लाइटर नोट में अभी काफी दिनों से एक्सटेंसिव रिसर्च इसलिए कर रहा था कि मैंने अपने चैनल पे आज एक वीडियो इंशाल्लाह डालूंगा। उसका टॉपिक यही है, व्हाई द यूएस ईरान वॉर इज डेंजरस एंड डिफरेंट। अब इसका मतलब डेंजरस एंड डिफरेंट आम जंगों से इस वजह से है बुनियादी तौर पर कि एक पहले अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर हमला करता था तो वो यूनाइटेड नेशंस का, चाहे वो सही मानों में या सिर्फ जिसको कहते हैं आर्टिफिशियली एक सहारा ले लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का, चाहे वो अफगानिस्तान पर हमला किया हो, चाहे इराक पर किया हो, चाहे सीरिया पर किया हो, कोई रेजोल्यूशन पास करा लेते थे तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेटो आया करते थे। अब पहली दफा नेटो नहीं है, कंफर्ट आपके साथ बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड और दूसरी वजूहत की वजह से रूस और चीन डिवाइडेड है। इंडिया के साथ अभी अभी कुछ पैचअप हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका पहली दफा अकेला आ रहा है बहुत अरसे बाद, एक बात। और एक ही मुल्क है जो दुनिया में प्रेसिडेंट अमेरिका को ये शय दे रहा है कि जनाब तकरीबन वेनेजुएला थोड़ा सा प्लस केस है ईरान का भी, अगर आप जाएं तो इतने आप माइटी हैं
और आप उठा कर ले आएंगे सबको और ये कर लेंगे, और आई थिंक उसी की अनफोल्डिंग नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि जो सवाल आप कर रहे हैं मियां साहब, और सब हम दिलचस्पी रखते हैं, और मैं अपनी उस डॉक्यूमेंट्री में भी यही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इन्होंने ऑल आउट थ्रेट किया था कि शायद कल सुबह स्ट्राइक हो जाए या शाम को हो जाए, वो उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। उसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी कि ये चाहते थे कि ईरान ऑल आउट डिप्लॉयमेंट करे अपने एसेट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, अपने रेडार को, अपने मिसाइल्स को, अपनी हाइडआउट्स दिखाए, अपने लीडर को कहां ले जाना है वो दिखाए, ताकि हम उसकी मैपिंग कर सकें। मुझे ये लग रहा है कि टाइम बाय इसलिए किया जा रहा है। दैट इज नंबर वन। जो आपने नेतन्याहू एलिमेंट ऐड किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईरान न्यूक्लियर पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शायद तैयार हो जाए कुछ हद तक, क्योंकि वो विजिबल होता है, वो इंस्पेक्शन की जा सकती है। जो इजराइल जोर लगा रहा है वो कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल अनफोल्ड करें, मतलब रोल बैक करें और वो वापस हमारे हैंड ओवर करें, क्योंकि एटॉमिक से शायद उतना खतरा उनको नहीं है जितना बैलिस्टिक मिसाइलों से। और जितनी भरम टूटा है इजराइल का जून 2025 के अंदर, उनके सारे डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके पर्शियन गल्फ से, रेड सी के ईस्टर्न मेडिटेरियन से गुजर के उनके मिसाइल पहुंच गए, इतने इतने डिफेंसेस को क्रॉस करके चले गए। तो इस वक्त इजराइल का जो भरम टूटा था वो अब उनको अभी भी खतरा है कि ईरान ने बहुत कुछ डेवलप किया होगा। और ये मैं अपनी रिसर्च के तहत कह सकता हूं कि बहुत सारे जहाज रूस से और चीन से आते रहे हैं, और वो जाहिर है क्या कुछ लाते रहे, वो मोस्टली सरफेस टू एयर मिसाइल्स लाते रहे हैं और सरफेस टू सरफेस मिसाइल लाते रहे। अच्छा, ये तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी अभी चिश्ती साहब ने बात की, तो अब इसका मतलब ये है कि ये डू यू थिंक कि ईरान वुड बी फोर्स टू कमिट दिस सुइसाइड? और ये जो दूसरे अहम एसेट्स हैं, यानी नॉट न्यूक्स, जिनका जिक्र किया चिश्ती साहब ने, कि जिन्होंने वाकई डैमेज भी किया, पेनिट्रेट भी किया, एंड दे माइट बी फार मोर लीथल राइट नो चाइना और उसकी, तो क्या ईरान कुड बी फोर्स टू सरेंडर लाइक दैट, ब्रिगेडियर साहब? नहीं, देखिए उनके लिए तो डेथ सेंटेंस होगी ये, अगर वो ऐसा कर देते हैं। इज ओनली द वेपन जो उनके पास है बैलिस्टिक। दैट्स भाई चिश्ती साहब सही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पे वो कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं करेंगे कि बैलिस्टिक में, क्योंकि देखिए इसराइल के लिए थ्रेट है ना, बाकी किसी के लिए। अब दैट्स वाई उन्होंने खुरम शहर को, अभी जो मिसाइल है 2000 किलोमीटर का रेंज है, उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसका जो टेस्ट फायर किया। और उसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए एक मूवी, एक क्लिप भी रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है वो किस तरीके से यूएसएस इब्राहिम लिंकन को स्ट्राइक करते हैं उनके मिसाइल्स। तो उसको वो जिस तरह वो दिखाते हैं, वो स्प्लिट इज इनटू 2 पार्ट्स, वो मैसेज कन्वे किया है। और ईरान तेहरान के अंदर उन्होंने एक बड़ा बिल बोर्ड लगाया है जिसके ऊपर इसराइल के जो एरियाज है जहां पे इनके मिसाइल बेसिकली जाके स्ट्राइक्स करेंगे, वो उन्होंने निशान लगा के दिखाए कि हम यहाँ यहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली उनके पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपनी पर्सनल रीडिंग है, टॉक्स, क्योंकि मैंने कहा बॉटम लाइन तो उससे पीछे ट्रम्प नहीं हटेगा, वरना उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरे ख्याल में टॉक्स किसी स्टेज पे जाके ये कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखे एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेन टाइम, बाय टाइम कर रहे हैं, डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहे हैं। जिस तरह अली लारजानी आज ब्रिगेडियर साहब, ये हैं। जो आप फरमा रहे हैं, और एयर कमोडोर साहब, आई मस्ट से इट कुड नॉट हैव बीन बेटर डिस्क्राइब द वे यू हैव, जितने इतने वाइटल इश्यूज़ को आपने डिस्क्राइब किया और समझने में हमें मदद फरमाई। आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, जनाब चिश्ती साहब और रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब।